क्लासरूम में भी मोबाइल के पॉजिटिव पहलू क्या क्या है, पॉजिटिवली उपयोग आने वाली कौन सी चीजें हैं, कभी 10-15 मिनट क्लासरूम में चर्चा करनी चाहिए। कोई स्टूडेंट अपने अनुभव बताएगा कि मैंने उस वेबसाइट को देखा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी वेबसाइट, मैंने उस वेबसाइट को देखा, फलाने सब्जेक्ट के लिए वहां अच्छी लर्निंग मिलती है, अच्छे लेसन्स मिलते हैं। मान लीजिए टूर जा रही है कहीं पर, टूर प्रोग्राम हमारे पास है और बच्चे जा रहे हैं कि चलो भाई हम जैसलमेर जा रहे हैं, सबको कहा जाए जरा ऑनलाइन जाओ भाई, जैसलमेर का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, तो उसका पॉजिटिव उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि तुम्हारी मदद में बहुत सी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तुम इसका उपयोग करो। जितना ज्यादा सकारात्मकता से आप उपयोग करोगे उतना आपको लाभ होगा। और मेरा आग्रह रहेगा कि हमने उससे दूर भी नहीं भागना है, लेकिन हमने हर चीज का विवेक से और पूरे परिवार में ट्रांसपेरेंसी से, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, ऐसे चुप चुप करके देखना पड़े तो मतलब कुछ गड़बड़ है। फेसबुक में हो गया है। जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी उतना लाभ ज्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टम राहुल गांधी भी आ रहा है भाई। पीएम सर, सफलता के लिए जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंत्र हमें सही राह पर अग्रसर करेगा। धन्यवाद। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जन्मभूमि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र एम वागेश ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं और प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। एम वागेश, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Honorable Prime Minister Sir, Namaste. My name is M. Vagish. I am student of Modern Senior Secondary School, Nanganallur, Chennai. My question is, how do you handle stress and pressure in the super strong position as a Prime Minister? What is your key factor of controlling stress? Thank you. आप भी बनना चाहते हैं क्या? तैयारी कर रहे हो क्या? धन्यवाद एम वागेश। आज की इस परिचर्चा का अंतिम प्रश्न, देवभूमि उत्तराखंड जो अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है, उधम सिंह नगर स्थित डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी की छात्रा स्नेहा त्यागी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हैं और प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। स्नेहा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। दिव्य है, अतुल्य है, अदम्य साहस का परिचय है आप, युगों युगों के निर्माता, अद्भुत भारत का भविष्य है आप। देवभूमि उत्तराखंड से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। मेरा नाम स्नेहा त्यागी है। मैं डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल अकादमी थिंकी फार्म खटीमा उधम सिंह नगर की कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि हम आपकी तरह सकारात्मक कैसे हो सकते हैं। धन्यवाद श्रीमान। थैंक्स स्नेहा। प्रधानमंत्री जी, आप अपने बिजी लाइफ में प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं और इतना प्रेशर होने पर भी हमेशा सकारात्मक कैसे रह पाते हैं? आप यह सब कैसे कर पाते हैं? कृपया अपनी सकारात्मक ऊर्जा का रहस्य हमसे साझा करें। प्रधानमंत्री जी। इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो मुझे अच्छा लगा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री को कितना प्रेशर झेलना पड़ता है। वरना आपको तो लगता होगा हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, उनको क्या है, यहां से यहां जाना है, यही करना है। लेकिन आपको पता है कि भांति भांति के सुबह शाम, दरअसल हरेक के जीवन में अपनी स्थिति से अतिरिक्त ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसको उसे मैनेज करना पड़ता है,
जो उसने सोचा नहीं वैसी चीजें व्यक्तिगत जीवन में भी आ जाती है, परिवार जीवन में आ जाती है, और फिर उसे भी संभालना पड़ता है। अब एक नेचर ऐसा होता है कि भाई बहुत बड़ी आंधी आई है, चलो कुछ पल बैठ जाए, निकल जाने दो। कुछ संकट आया है, नीची मुंडी करो यार, समय जाएगा। शायद ऐसे लोग जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकते। मेरी प्रकृति है और जो मुझे काफी उपकारक लगी है, मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं। चुनौती जाएगी, स्थितियां सुधर जाएगी, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं सोया नहीं रहता, और उसके कारण मुझे नया नया सीखने को मिलता है। हर परिस्थिति को हैंडल करने का नया तरीका, नए प्रयोग, नई स्ट्रेटजी, ये इवॉल्व करने का सहज मेरी विधा, मेरा अपना विकास होता जाता है। दूसरा, मेरे भीतर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा मानता हूं कि कुछ भी है, 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। अगर 100 मिलियन चुनौतियां हैं तो बिलियंस ऑफ बिलियन समाधान भी है। मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं अकेला हूं, मुझे कभी नहीं लगता है कि मुझे करना है। मुझे हमेशा पता होता है मेरा देश सामर्थ्यवान है, मेरे देश के लोग सामर्थ्यवान है, मेरे देश के लोगों का मस्तिष्क सामर्थ्यवान है। हम हर चुनौती को पार कर जाएंगे। ये मूलभूत मेरे भीतर मेरा सोचने का पिंड है, और इसके कारण मुझे कभी नहीं लगता यार मुझ पर आया क्या करूंगा। मुझे लगता है नहीं, 140 करोड़ लोग हैं, संभल जाएंगे, ठीक है, आगे मुझे रहना पड़ेगा, और गलत हुआ तो गाली मुझे खानी पड़ेगी, लेकिन मेरे देश का सामर्थ्य, और इसलिए मैं अपनी शक्ति देश के सामर्थ्य को बढ़ाने में लगा रहा हूं। और जितना ज्यादा मैं मेरे देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ाता जाऊंगा, चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत हमारी और बढ़ती जाएगी। अब हिंदुस्तान की हर सरकार को गरीबी के संकट से जूझना पड़ा है। हमारे देश में संकट है ही है, लेकिन मैं डर करके बैठ नहीं गया। मैंने उसका रास्ता खोजा, और मैंने सोचा कि सरकार होती कौन है जो गरीबी हटाएगी। गरीबी तो तब हटेगी जब मेरा हर गरीब तय करेगा कि अब मुझे गरीबी को परास्त करना है। अब वो सपने ही देखेगा तो होगा कि नहीं होगा। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए सामर्थ्यवान बनाऊं, उसको पक्का घर दे दूं, उसको टॉयलेट दे दूं, उसको शिक्षा की व्यवस्था दे दूं, उसको आयुष्मान योजना का लाभ दे दूं, उसके घर से नल पहुंचा दूं। अगर मैं ये चीजों से जिसको रोजमर्रा की जिंदगी से उसको जूझना पड़ता है, अगर मैं उससे उसको मुक्ति दिला देता हूं, उसको एम्पावर करता जाता हूं, तो वो भी मानेगा अब गरीबी गई, अब मैं उसको मारूंगा। और आप देखिए, इस मेरे 10 साल के कार्यकाल में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अब यही चीज और लोग भी तो
जैसे बिताया मैं भी बिता देता। और इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि हम देश की शक्ति पर, देश के संसाधनों पर भरोसा करें। जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो कभी हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते जी। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, अरे मैं तो एक चाय बेचने वाला इंसान, क्या करूंगा, ऐसे नहीं सोच सकता हूं जी। मुझे पूरा भरोसा होना चाहिए। और इसलिए पहली बात है कि आप जिनके लिए कर रहे हैं उन पर आपका अपार भरोसा। दूसरा, आपके पास निरक्षीर का विवेक चाहिए। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा आज जरूरी है, कौन सा अभी नहीं, बाद में देखेंगे। आप प्रायोरिटी तय करने का सामर्थ्य चाहिए। वो अनुभव से आता है, हर चीज को एनालाइज करने से आता है। मैं दूसरा प्रयास ये करता हूं। तीसरा, मैं गलती भी हो जाए तो ये मान के चलता हूं कि ये मेरे लिए लेसन है। मैं इसको निराशा का कारण नहीं मानता हूं। अब आप देखिए, कोविड का संकट कितना भयंकर था। मामूली चुनौती थी क्या? पूरी दुनिया फंसी पड़ी थी। अब मेरे लिए भी था कि क्या करो भाई, मैं कह दूं, अब क्या करे, तो भाई वैश्विक बीमारी है, दुनिया भर में ऐसा ही है, सब अपना अपना संभाल लो। मैंने ऐसा नहीं किया। रोज टीवी पे आया, रोज देशवासियों से बात की, कभी ताली बजाने के लिए कहा, कभी थाली बजाने के लिए कहा, कभी दिया जलाने के लिए कहा। वो एक्ट कोरोना को खत्म नहीं करता है, लेकिन वो एक्ट कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक सामूहिक शक्ति को जन्म देता है। सामूहिक शक्ति को उभारना। अब देखिए, पहले भी खेल के मैदान में हमारे लोग जाते थे, कभी कोई जीत के आता था, कोई जीत के नहीं आता था। जाने वाले को पूछता नहीं था, आने वाले को पूछता नहीं था। मैंने कहा भले 3 मेडल के जीतते आएंगे, लेकिन मैं उसके ढोल पीटूंगा। तो धीरे धीरे करके 107 मेडल लेने का सामर्थ्य उन्हीं बच्चों में से निकला। सामर्थ्य तो था। सही दिशा, सही रणनीति, सही नेतृत्व परिणाम लाता है। जिसके पास सामर्थ्य है उसका सही उपयोग करना चाहिए। अगर ये 2 वे चैनल परफेक्ट रही, उसका कम्युनिकेशन, उसकी व्यवस्थाएं, उसके प्रोटोकॉल उसको ठीक से किया, तो आप चीजों को संभाल सकते हैं। कोरोना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसलिए मैं मानता हूं कि हम निराश होने का कोई कारण ही नहीं होता है जीवन में। और अगर एक बार मन में तय कर लिया कि निराश होना ही नहीं है, तो फिर सिवाय पॉजिटिविटी कुछ आता ही नहीं है। और मेरे यहां निराशा के सारे दरवाजे बंद हैं। कोई कोना भी, एक छोटी खिड़की भी मैंने खुली नहीं रखी है कि निराशा वहां से घुस जाए। और आपने कभी देखा होगा, मैं रोता बैठता नहीं हूं जी। पता नहीं क्या होगा, वो हमारे साथ आएगा कि नहीं आएगा, वो हमसे भिड़ जाएगा क्या। अरे होता रहता है जी। हम किस चीज के लिए हैं? और इसलिए मैं मानता हूं कि जीवन में आत्मविश्वास से भरे हुए और अपने लक्ष्य के विषय में। और दूसरी बात है, जब कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, खुद के लिए कुछ करना तय होता है, तो निर्णयों में कभी भी दुविधा पैदा नहीं होती है। और वो एक बहुत बड़ी अमानत मेरे पास है। मेरा क्या, मुझे क्या, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देश के लिए करना और आपके लिए करना, ताकि आपके माता पिता को जिन मुसीबतों से गुजरना पड़ा, मैं नहीं चाहता हूं कि उन मुसीबतों से आपको गुजरना पड़े।
हमें ऐसा देश बना करके देना है दोस्तों, ताकि आपके भावी पीढ़ी को भी, आपके संतानों को भी लगे कि हम ऐसे देश के अंदर और पूरी तरह खिल सकते हैं, अपना सामर्थ्य दिखा सकते हैं। और ये हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए, ये हमारा सामूहिक रिजॉल्व होना चाहिए, और परिणाम मिलता है। और इसलिए साथियों, जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत बड़ी ताकत होती है। बुरी सी बुरी चीज में भी पॉजिटिव देखा जा सकता है, उसको हमने देखना चाहिए। धन्यवाद जी। पीएम सर, आपने अत्यंत सरलता और सरसता से हमारे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया। हम, हमारे अभिभावक और शिक्षक सदा आपके कृतज्ञ रहेंगे। हम सदा एग्जाम वॉरियर रहेंगे, वरियर नहीं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हो गए सारे सवाल? कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, उनमें ताकत है सही और हौसला होगा जरूर। इस तरह नित बढ़ते रहे तो देखना तुम एक दिन, तय समंदर तक कम फासला होगा जरूर, तय समंदर तक कम फासला होगा जरूर। आप लोगों ने देखा होगा कि ये बच्चे भी जिस प्रकार से एंकरिंग कर रहे हैं, आप भी अपनी स्कूल कॉलेज में सब कर सकते हैं, तो उनसे जरूर सीखिएगा। As the distinguished morning of Pariksha Pe Charcha 2024 concludes, we extend our sincere gratitude to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his wise counsel and inspirational touch. Today, Prime Minister Sir has exemplified the attributes of teaching as identified in the book Nannol. His suggestions have resonated and ignited the spirits of myriad of students, teachers and parents across our nation. Thank you once again, PM Sir. चलिए साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आप इसी उमंग उत्साह के साथ आपके परिवार को भी विश्वास देंगे, खुद भी आत्मविश्वास से भरे हुए, और अच्छे परिणाम और जीवन में जो चाहा है उसके लिए जीने की आदत बनेगी, और आप जो चाहते हैं वो परिणाम आपको प्राप्त होगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आइए दिल्ली से तो एक चलिए। रांची के लिए निकल के आ रहा है। किससे डलवाए थे ये वाला? यहाँ के वो जो है अभिषेक करवाए थे। इंटरनेट कनेक्शन चेक करने बोल रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे भारत मंडपम से, जहां परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण में प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया देश के छात्रों से, और उनकी परीक्षा को लेकर, तनाव को लेकर जो तमाम सवाल थे उस पर बेबाकी से अपनी बात रखी। और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा के सभागार में हीरक जयंती के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सभागार से, जहां हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। On behalf of the Chief Justice of India and judges of the Supreme Court, I extend a very warm welcome to all the distinguished invitees to this inaugural function. Your gracious presence here adds immense value to this hallowed occasion when we have gathered to celebrate a historic day. A day when the Supreme Court of India came into existence in the newly born sovereign democratic Republic of India.
As we enter into the 75th year of the Honorable Supreme Court of India, we are honored to have amidst us Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, Dr. Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud, the Chief Justice of India, Justice Sanjeev Khanna, Judge, Supreme Court of India, Shri Bhushan R. Gavai, Judge, Supreme Court of India, Shri Arjun Ram Meghwal ji, Minister of State for Law and Justice, Independent Charge, Shri R. Venkat Ramani, Learned Attorney General for India, Shri Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India, and Dr. Adish C. Agarwala, President, Supreme Court Bar Association. We are also immensely honored to have amidst us Justice Bibi Rehana Mungli Gulbul, Chief Justice of Mauritius, Justice Obaidul Hassan, Chief Justice of Bangladesh, Justice Jayant C. Jaisurya, Chief Justice of Sri Lanka, Justice Bishwambar Prasad Shresht, Chief Justice of Nepal, and Justice Kinley Dorji, Judge, Supreme Court of Bhutan. On this landmark day, as we take a step back in time to celebrate the rich legacy and journey of the Supreme Court of India, an institution that has played a pivotal role in shaping the destiny of our nation, I humbly request Justice Sanjeev Khanna, Judge, Supreme Court of India, to kindly deliver the welcome address. Respected Shri Narendra Modi ji, the Prime Minister of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, the Chief Justice of India, Mr. Justice B.R. Gavai, Judge, Supreme Court of India, Mr. Arjun Ram Meghwal, the Minister of State for Law and Justice, Mr. R. Venkat Ramani, the Attorney General of India, Mr. Manan Kumar Mishra, the Chairman, Bar Council of India, Dr. Adish C. Agarwala, President, Supreme Court Bar Association, the Chief Justices and guests from Bangladesh, Bhutan, Mauritius, Nepal, and Sri Lanka, the Chief Justices and Judges of the High Court, advocates, officers, and attendees. Namaskar and good afternoon. Today we are convened to mark a historic milestone, the commencement of the 75th year of the Supreme Court of India. In 1950, when we adopted the Constitution, the three wings were assigned monumental responsibility of transforming a newly independent nation into embodying the values and ethos of our Constitution. Dr. B.R. Ambedkar's words, constitutional morality has to be embodied in nation building. It has to be cultured in a nation like India, where everything is newborn. To achieve this ideal, the Supreme Court of India is bequeathed with wide and expansive jurisdiction by the Constitution. Today, this court handles the highest volume of cases among the apex courts globally. Established in 1950, the court then had sanctioned strength of 8 judges. In the first year, it had pronounced 43 judgments. Today, the court has a strength of 34 judges and pronounces more than 1,000 judgments per year. This court's rich history is replete with landmark decisions echoing the aspirations of our founders. As we look back, let our reflections be more than an exercise in nostalgia. Let it be a pledge to fulfill our constitutional responsibilities now and in foreseeable future. The court does not decide en banc as a full court. Initially, the court was convened in larger benches, but presently the court typically sits in smaller benches of 2 and 3 judges. Despite the need for consistency and certainty, this ensures diverse representation and acknowledges varied perspectives within the judicial system. Nevertheless, there exists a harmonious coherence among the benches, contributing to the evolution of law and establishment of precedents.
This makes the court widely accessible and prioritizes accessibility to common litigants of our country. While we take pride in the court's wide accessibility, it is imperative to acknowledge the rising cost of litigation. The two significant financial burdens are the expenses related to court hearings and the cost due to delay in the form of time and money for the individuals and business and the taxes for the government. Addressing these challenges requires innovative solutions, including adoption of technology that makes our court citizen-friendly and litigant-driven. At the International Lawyers Conference 2023, our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, had highlighted the importance of drafting laws simply without complicating their understanding. I must acknowledge that complex articulation often seeps into our judgments. Our judgments, though profound and impactful, should be simple, clear, and brief. This approach is not a departure from the legal rigor. Rather, it is a commitment to enhancing the accessibility of law. Judicial scrutiny of actions of the elected and the executive branches, commonly referred to as power of judicial review, varies along with a spectrum of high to low deference. The court positions itself in this spectrum after weighing the considerations of committee it owes to other institutions, but as an independent and an impartial institution tasked with upholding the Constitution, fundamental rights, and the rule of law. The judges, after hearing both sides, typically deliberate and render the decisions in solitude, a practice designed for in-depth appraisal. By engaging in individual contemplation, the judges aim to insulate their decisions from any undue sway of collective external pressures and to mitigate the impact of personal prejudices. This is not by any means an easy task or ordinary task. It's a responsibility that requires meticulous consideration and deep commitment to fairness. The great thinker Lasky, after enumerating hallmarks of a good judge, had said, and I borrow from him, a good judge is perhaps the rarest of all human types, for in being supremely himself, he must yet be supremely selfless. A society and a system that produces good judges can feel some real assurance about its future. In honoring the 75th year of Indian Supreme Court, let us affirm our collective commitment to these goals and ideals. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, sir. I would now like to request Dr. Adish C. Agarwala, President, Supreme Court Bar Association, to august the August gathering. Thank you. I welcome all esteemed dignitaries to this August gathering. I feel proud that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has spared his valuable time to celebrate commencement of Diamond Jubilee year of our Supreme Court. The Supreme Court of India has made its marks for being completely independent, inclusive, diverse, and has stood firmly behind the ideals enshrined in the Constitution. During my visits to different countries as President of International Council of Jurists, whose headquarters is in London, and as Vice Chairman of Bar Council of India, I noticed that our judgments are being cited, studied, and often followed by their courts, and I am referring not only to South Asian countries but also courts in Europe. Under the leadership of our Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, recent times have seen the judiciary rise to meet different challenges with active use of technology and video conferencing. The Supreme Court has also decided important cases
like Ram Janmabhoomi Babri Masjid dispute, same-sex marriage, abrogation of Article 370 and triple talaq. These decisions have enhanced the faith of the people in the Indian justice delivery system and are acclaimed throughout the world. Our judges worked hard even during COVID times when most countries and their judiciary were not functional. The system of video conferencing, introduced and promoted by Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, has been a huge success. Since COVID-19, the High Courts and the District Courts in India have heard nearly 3 crore cases, and the Supreme Court heard more than 5 lakh cases in virtual hearings, making Bharat a world leader in virtual hearings. I am delighted to note that the current government of India does not resist any decision of the court which is aimed at bringing about a more equal and empowered society. Regarding the justice delivery machinery and its reforms, the government is being seen as a partner and not as opponent of the Supreme Court. On all fronts now, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has provided a vision and a roadmap for the country to follow. We often hear the chant, Modi hai to mumkin hai. We have seen this happen in reality when bold decisions were taken, one after the other, during his leadership, which placed India on the expressway to becoming a superpower. Things which seemed impossible were also made possible because Modi ji took keen interest in the detailing instead of simply creating machineries half-heartedly. Leaders from most of the countries recognize you as a visionary statesman. You have also played a vital role in bringing about world peace and stability through diplomacy. Respected Prime Minister, you have recently overhauled the criminal laws and the law of evidence by bringing in new statutes in keeping with the changing times. This will strengthen our response to crimes and will enhance the faith of people in the law enforcement machinery. Honorable Prime Minister, as the President of the Supreme Court Bar Association, I may bring to your kind attention that our demand for providing chambers and cubicles, medical and life insurance to every regularly practicing member and the enactment of Central Advocates Protection Act are now pending with your government. Honorable Law Minister Shri Arjun Singh Meghwal has promised that the government will fulfill these long-standing demands. I am confident that these demands will also mumkin under your regime. I conclude by assuring both Prime Minister and Chief Justice that just as the government and the honorable courts have provided support to us, the bar to render